कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है, अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है, भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले। नमस्कार मित्रों, मैं भारती वाईएसपी के न्यूज पावर में आप सबका स्वागत है। न्यूज पावर की इस विशेष बुलेटिन में हम जिस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं, एक तरफ राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरमोत्कर्ष पे हैं। आज आजमगढ़ की इस पावन धरा में फिर से एक बार समाजवादी पार्टी के पुरोधा मिस्टर धर्मेंद्र यादव के आज अपना शुरुआत कर दिया अपनी कैंपेन का, और गुड्डू जमाली साहब भी आज यहाँ पधार चुके हैं आजमगढ़ पे। उनका भव्य स्वागत किया गया समाजवादियों द्वारा। समाजवाद के हर मंच पर गुड्डू जमाली साहब का पूर्ण गर्मजोशी से स्वागत हुआ। गुड्डू जमाली साहब के साथ आज धर्मेंद्र जी ने अपना कल का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया 22 तारीख का। यह आजमगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य का पल है कि एक तरफ निरहु यादव जैसे लोग, धुरंधर पॉलिटिशियन जो ज़मीन पर उतरकर ज़मीन पर रहकर, चूँकि वो यहाँ के रहने वाले हैं, तो अपना अधिक समय देने की कोशिश करते हैं। ये एक निहायत सराहनीय कदम है आजमगढ़ के पावन धरा के लिए कि यहाँ का सांसद यहाँ की ज़मीन पर रह के यहाँ की सेवाएं सुनिश्चित करे। लेकिन आजमगढ़ वालों के लिए एक सौभाग्यपूर्ण और निहायत शुभ संकेत है कि धर्मेंद्र यादव जी ने भी अपना बंगला तैयार करा लिया है। समाजवादी पार्टी ने अपना रिहायशी रेजिडेंस कम ऑफिस दोनों डिक्लेयर कर दिया है। वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार है और धर्मेंद्र जी की पूरी परिवार आजमगढ़ की इस पावन धरा पे अपनी सेवाएं सुनिश्चित करने की लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में करने जा रही है। ये आजमगढ़ के लिए एक और शुभ संकेत। अब एक बात है जो नॉर्मली कोई भी सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म आजमगढ़ की उन आवश्यकताओं पर कभी विचार नहीं किया, उसी को आगे लाने का काम न्यूज़ पावर करता है। न्यूज़ पावर आजमगढ़ को सैल्यूट करता है, आजमगढ़ की आवश्यकताओं को सैल्यूट करता है। आजमगढ़ की सरजमी के उस आम नागरिक जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, उसकी आवश्यकताओं के लिए ये न्यूज़ पावर जाना जाता है। न्यूज़ पावर आम आदमी की आवश्यकताओं के गर्भ से जन्मी आवाज़ है, जो सिर्फ मीडिया हाउसेस के करप्ट लोगों तक सिर्फ नहीं पहुंचेगी, बल्कि विधानसभा से लेकर लोकसभा की उस महान मंच तक यह न्यूज़ पावर उस आवाज़ को पहुंचाएगा। मुझे विश्वास है ये दोनों ही प्रत्याशी सांसद आदरणीय निरहु जी और आदरणीय धर्मेंद्र जी, एक समाजवादी पार्टी थे, दूसरे बीजेपी से, दोनों अप्रत्याशित घोषणाएं करने वाले हैं। दोनों समाज को अचंभित करने वाले हैं अपनी अपनी घोषणाओं से। लेकिन दुर्भाग्य के साथ मैं कहना चाहूँगा कि पिछली बार जो धर्मेंद्र जी की इस समाजवादी गढ़ से जो हार हुई थी, एक निहायत शर्मनाक हार हुई थी। आदरणीय गुड्डू जमाली साहब के लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा वोट काटने की वजह से, कट जाने की वजह से, क्योंकि वो बसपा के प्रत्याशी थे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने अपनी बुद्धिजीवी सोच के दायरे में अब आदरणीय गुड्डू जमाली को लाने की कोशिश किया और वो सफल हुए। गुड्डू जमाली साहब ने परिवार के लिए, समाज के लिए, आजमगढ़ी परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, इस प्रदेश के लिए और बहुसंख्यक समाज के बच्चों के भविष्य के लिए, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी की दरिद्रता जिस तरह से बढ़ रही है इस आधुनिक काल में, यह निहायत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुसंख्यक समाज
जिस तरह से कोरोना काल के बाद अपनी दरिद्रता की उस पराकाष्ठा तक पहुंच चुका है जिस पर सरकारों का कोई ध्यान नहीं है। आदरणीय गुड्डू जमाली साहब का वो सोच, वो समझ कि अपने बहुसंख्यक समाज के हक, उसको न्याय के लिए, उसके शैक्षिक योग्यताओं के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार मिले, स्वास्थ्य की गारंटी मिले, इस बात के लिए गुड्डू जमाली साहब ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने का जो फैसला किया वो सिर्फ आजमगढ़ के लिए शुभ नहीं है, पूरे प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। इसकी कीमत निश्चित रूप से विपक्ष की भूमिका में यदि कहा जाए या पक्ष सत्ताधारी पक्ष के रूप में कहा जाए तो नीरव भैया को चुकानी पड़ सकती है। नीरव भैया, आपने सतर्कता नहीं बरती, आपने अपनी प्रतिबद्धता नहीं बरती, तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी इस आजमगढ़ की पावन धरा से, क्योंकि आप इस आजमगढ़ की पावन धरा के पहले सांसद पुत्र थे जो इस भगवाधारी सरकार के हिस्से थे। यदुवंश की शान, महाभारत काल से भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की पीढ़ियों का अंतिम यात्री कहा जाए, अंतिम वंशावली, महाराज परीक्षित पुत्र जन्मेजय की पावन धरा पर अवंतिकापुरी जैसे परम धाम को आपने इग्नोर किया है। आप इन 5 सालों के अंदर संसद के अंदर अवंतिकापुर कॉरिडोर के नाम पर कभी प्रश्न तक नहीं उठाने का साहस किया। वो तो छोड़िए, अवंतिकापुर के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसों से वहाँ पर रोड बनवाने देने थे, वहाँ के कुछ नल लगवा देने से, कुछ एक और वहाँ पर जा कर के फोटो शूट करा लेने से वो आवश्यकता नहीं पूरी होती। आप यदि अब वाराणसी कॉरिडोर बनवा सकते, आप यदि आपकी पार्टी भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर इतने अरबों रुपए का प्रोजेक्ट ला सकती है, तो आजमगढ़ की इस बेरोजगारी, महंगाई और दरिद्रता के माहौल में क्या अवंतिकापुर कॉरिडोर बनवाने का सपना आप देख पाते तो काश 50,000 लोगों को अब तक रोजगार की गारंटी सुनिश्चित हो चुकी होती। वो 50,000 परिवारों की रोजगार की गारंटी होती और उससे जुड़े एसोसिएट बिजनेस एंड कंसर्न एम्प्लॉयमेंट को यदि आप टोटल करेंगे, इस जिले से जुड़े हुए जिलों को कनेक्टिविटी को ध्यान रखेंगे, सर्किल रोड बनाने का ध्यान रखेंगे, सारे धामों को जोड़ने के लिए एक सर्किल रोड और उस पर छोटी लोकल ट्रेन चलाने की प्रोजेक्ट को यदि आप जोड़ते हैं तो 5 लाख लोगों से ज़्यादा को रोजगार प्राप्त होता, अरबों रुपए की सरकारी रेवेन्यू खजाने में बढ़ जाती। यह कितना फायदेमंद प्रोजेक्ट है पूरी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए। लेकिन दुर्भाग्य कि 75 साल की आज़ादी में किसी भी सांसद विधायक ने ये आवाज़ तक नहीं उठाने की कोशिश किया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन न्यूज़ पावर की विनम्र प्रार्थना है दोनों सांसदों से कि आप अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं कि अगली 5 साल के लिए जो आपको सत्ता मिलेगी उस सत्ता में, और अभी जो आपकी वर्तमान राजनीतिक सत्ता है आदरणीय नीरव जी, खास तौर से ये न्यूज़ पावर चूँकि आजमगढ़ और आजमगढ़ की अवंतिकापुरी धाम की पावन मिट्टी की आवाज़ है। हमने उस अवंतिकापुरी धाम से 35 साल पुराना धर्मपथ वन जो बनाया गया था वो आज तक प्रतिबंधित है, उस पर मिट्टी तक ठीक से नहीं डाली गई। उस आधा अधूरा बना हुआ है, आधा अधूरा छूटा 35-40 सालों से। हमारे पूर्वजों ने उसकी मांग को रखा था, उसको पास करवाया था, आज 40 सालों तक आज तक उसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाया। आदरणीय डीएम विशाल भारद्वाज साहब के पास हम खुद एक एप्लीकेशन डाल के आए, लेकिन उनके पास समय नहीं है कि वो उसके लिए ध्यान दे पाएँ। उनके पास शायद वो प्रशासनिक व्यवस्थाएं नहीं हैं जो उसका निराकरण कर सके, क्योंकि वो प्रायोरिटी से बाहर है। कारण है कि जब जनता की आवाज़, उसके सांसद, उसके विधायक इग्नोरेंस मोड में होते हैं तो प्रशासनिक सत्ताएं अपने आप डबल इग्नोरेंस मोड में हो जाती हैं। तो उसके लिए आदरणीय विशाल भारद्वाज जी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, विकास डेवलपमेंट अधिकारियों को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता,
ग्राम प्रधानों को भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उनकी आवाज़ का नाम है विधानसभा और लोकसभा। क्या यहाँ पर पहुँचे हुए लोगों ने हमारी आवाज़ को उठाया? क्या हमारी आवश्यकताओं को रखा? क्या हमारे आजमगढ़ के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या चीज़ प्रोजेक्ट लाया जा सकता है जिससे मैक्सिमम लोगों को रोजगार घर बैठे दिलाया जा सकता है, उनको कहीं पलायन करने की आवश्यकता न हो। आज बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में, खासतौर से व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर जो तमाम बहुसंख्यक समाज के लोगों के साथ जातीय आधार पर इंजस्टिस हो रही है, क्या इस पर किसी राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता का ध्यान है? तमाम इंडस्ट्रीज 6:30 बजे बंद हो जाती हैं, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो जाति और धर्म के आधार पर अपने ही एम्प्लॉइज के साथ इंजस्टिस करती हैं और 8-8, 9-9 बजे रात तक उनसे ओवर टाइम वर्क लेती हैं। ये दोहरा चरित्र प्रशासन का कैसे 6:30-7 बजे के बाद ऐसी ट्रेडिंग कंसर्न्स को इतनी रात तक अपने एम्प्लॉय से काम लेने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार क्या निरहु जी को दिखाई देता है? क्या आदरणीय धर्मेंद्र जी को दिखाई देगा, सुनाई देगा? तमाम संस्थानों के लिए एक रूल रेगुलेशन होने चाहिए और उनको विशेषाधिकार शोषण का नहीं मिलना चाहिए। यह न्यूज़ पावर की मांग है। मैं समझता हूँ जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, ध्यान से सुने इस बात को कि ये आपका संवैधानिक अधिकार प्राइवेट सेक्टर होने के नाते किसी सरकार विशेष की सुविधा प्राप्त है और आप बहुसंख्यक समाज के लोगों के साथ इंजस्टिस करते हैं, उनका 12 घंटे 14 घंटे शोषण करते हैं। जब चाहते हैं सिम रखवा लेते हैं, मोबाइल रखवा लेते हैं और बुकलेट रखवा लेते हैं और नौकरी से बाहर कर देते हैं। इस तरह की परंपराओं पर प्रतिबंध लगना चाहिए, वरना सत्ता आ रही है, आम जनता की सत्ता आ रही है। कुर्सी खाली करो, जनता आ रही है। कि आवास व्यवहारिक बन जाए तो प्रशासन से लेकर के तमाम प्राइवेट संस्थानों तक जाने के लिए उस सरकार की सत्ताएं और शक्तियां एकत्रित हों, उससे पहले आप सचेत हो जाइए। आप जनता के बच्चों के साथ अन्याय करते हैं तो कोई तो आएगा जो उनकी आवाज़ बनेगा। आप बच्चों को साथ अपमान नहीं कर सकते, उनके साथ अधिकारी होने का दुरुपयोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। वो नौकरी करते हैं, गुलामी पर सिग्नेचर नहीं किया है। ये विधायक नहीं बोल पाता, ये सांसद नहीं बोल पाता, लेकिन मीडिया पर्सन होने के नाते हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमने उसे अनुभव किया है। हम एक आम नागरिक हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं। हम एक आम मीडिया चैनल्स के मालिक हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दूसरे मीडिया चैनलों के लोग भी सामाजिक न्याय की बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी दृष्टि को बनाए रखें। तमाम संस्थान जो अनैतिक कार्य कर रहे हैं और अपने एम्प्लॉय के साथ अनुचित दुरुपयोग कर रहे हैं अपने अधिकारों का और उनका शोषण कर रहे हैं, उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, उन्हें सबक सिखाया जाए। यदि वो सही समय पर फैसले नहीं बदल लेते, अपने आप को सचेत नहीं कर लेते और सामाजिक न्याय के रास्ते पर नहीं चल पड़ते, तो प्रशासन को भी उसमें सहयोग करना चाहिए। थैंक यू सो मच। बीबीएस परिवार की यह आवाज़ भारतीय बहुसंख्यक समाज के हर जाति और हर धर्म की लड़ाई, उसके पारिवारिक से लेकर के सामाजिक मूल्यों से लेकर के राष्ट्रीय मूल्यों तक की लड़ाई उसके घर की चारदीवारी में तय होगी। आपको न्याय के लिए, सामाजिक आवश्यकताओं के लिए अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बीबीएस परिवार से जुड़े। बीबीएस परिवार यानी भारतीय बहुसंख्यकों के सभी जातियों धर्मों की परिवार है। सभी जातियों और धर्मों का पहला संयुक्त विश्व स्तरीय वैश्विक परिवार का नाम है बीबीएस परिवार, जो अपने परिवार के सभी सदस्यों, परिवारजनों को इस बात की गारंटी देता है कि आप थाना, तहसील और कोर्टों से मुक्त जीवन जिए। थाना, तहसील से मुक्त समाज बनाया जाएगा और उसमें आपकी समस्याओं का समाधान आपके घर पर किया जाएगा।
इसलिए विलेज कोड की किसी ने मांग किया था तो ये न्यूज़ पावर मांग कर रहा है। अपने शुरुआती पिछले 5-6 सालों से लगातार विलेज कोड की मांग उसे सरकार ने मांगा, इसके लिए सरकार का आभार और धन्यवाद। लेकिन सरकारी न्यायिक तस्करी का जो सिस्टम चल रहा है और दलाली की सुपारी का व्यवहारीकरण सरकारी फीस समझा जा रहा है, उस व्यवस्था पर भी लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना कड़ा रुख अपनाया है, जो एक संदेश दिया है कि नहीं, न्याय अभी भी जिंदा है, न्याय अभी भी जिंदा है। तो इसी बातों के साथ बीबीएस परिवार, आपका अपना परिवार, भारतीय बहुसंख्यकों के हर बच्चे का संरक्षण, उसके स्वाभिमान का संरक्षण, उसके रोजगार की गारंटी ये बीबीएस परिवार सुनिश्चित करेगा। आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहें, सरकारी सेक्टर में जॉब करना चाहें, आप बेरोजगार हैं या आप अन्याय से ग्रसित हैं, सामाजिक और जो सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार के न्यायिक तस्करी और दलाली की सुपारी से ग्रसित हैं, तो आपको कहीं नहीं जाना। आप बीबीएस सरकार, बीबीएस स्वराज के सदस्य हैं। आपके स्वाभिमान की रक्षा करना बीबीएस परिवार का दायित्व है। आइए हम सब एक हो जाएं, एक नए भारत की रचना करें। हम जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर संपूर्ण भारतीय बहुसंख्यक परिवार, चाहे किस भी जाति और जिस भी धर्म का हो, एक वैश्विक वसुधैव कुटुंबकम की परिवार यानी बीबीएस परिवार, जो न्याय, सत्य और अहिंसा की परिभाषा है, सहयोग, सेवा और विश्वास की गारंटी है। आइए उस परिवार से जुड़े, उस परिवार के साथ वो रिश्ता अपनाएं जिसमें जाति और धर्म की सभी सीमाएं खत्म हो जाएं, और दुनिया के लिए एक ऐसे पारिवारिक सिस्टम की रचना करें जिसमें सारा वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा का व्यवहारीकरण आजमगढ़ की पावन धरा से होगा। क्या आप मेरा साथ निभाएंगे? आपको सिर्फ और सिर्फ बीबीएस परिवार का सदस्य बनना है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कभी नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज बीबीएस परिवार के मुखिया के तौर पर ये न्यूज़ पावर की आवाज़ आपको आवाज़ देती है अवंतिकापुर की मिट्टी से कि आप सिर्फ बीबीएस परिवार का सदस्य बनिए। आपकी सारी आवश्यकताओं को पूर्णावती का संकल्प बीबीएस परिवार का होगा। जाति और धर्म के नाम पर मिलने वाली गालियों का जवाब भी बीबीएस परिवार का ये न्यूज़ पावर देगा। आपकी आवाज़ न्यूज़ पावर होगी। आपके हर प्रश्नों के जवाब न्यूज़ पावर देगा, और बीबीएस परिवार की भी आवाज़ सिर्फ न्यूज़ पावर, सिर्फ न्यूज़ पावर। आइए हम न्यूज़ पावर को अपनी ताकत बनाएं, अपनी समस्याओं का समाधान बनाएं। हम एक मंच पर जुड़े, एक मंच की आवाज़ बने और अपना स्वराज खुद सुनिश्चित करें। हमें वोट किसको देना है, हमें किस लिए किसी को वोट देना है, क्या वो हमारी आवश्यकताओं पर खरा उतरता है, इसका डिस्कशन बीबीएस परिवार के मंच पर होगा, और बीबीएस परिवार का जो फैसला होगा और जीत उसी की होगी। आइए हम सब मिल करके बीबीएस मंच से जुड़ें, बीबीएस परिवार के क्रांतिकारी मंच से जुड़ें, अपने स्वराज की बुनियाद को मजबूत करें। जय भारत, जय गीता, जय संविधान।